Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Object Oriented Programming lecture number 15. In last lecture we discussed the basic practical example of the constructor and constructor overloading, copy constructor, destructors. कुछ हमने इसमें दिस पॉइंटर और एक्सेसर फंक्शन और कॉपी कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल हमने नहीं कवर की। अगले वीक के अंदर या अगले लेक्चर्स में हम उनको भी देख लेंगे, लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कैसे बनता है और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्ट्रक्टर कैसे बनता है और कॉलिंग कैसे होती है। फिर हमने इनको नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स दिए, फिर हमने उसमें कहा कि ऑब्जेक्ट इलीगल स्टेट में कैसे चला जाता है, वो एग्जांपल हमने की थी रोल नंबर के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने अपने कंप्यूटर्स पे और परफॉर्म की होगी, उसमें वेरिएशन और चेंजेस करके देखा होगा कि किस तरीके से ये सारा काम हो रहा होता है। लास्ट लेक्चर में यानी उससे पिछले लेक्चर में हमने जो कंसेप्चुअल स्टडी की थी उसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स, एक्सेसर फंक्शंस और दिस पॉइंटर डिस्कस किया था। आज हम वहाँ से आगे चलेंगे और मज़ीद जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको और हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम दिस पॉइंटर से लेके आगे बात शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने दिस पॉइंटर के बारे में काफ़ी डिटेल से बात की थी और आज भी हम उसको मज़ीद और एग्जांपल से हाईलाइट करेंगे। There are situations where the designer want to return the reference to the current object from a function. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जब आप क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर कई ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी उससे कई ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, लेकिन हर ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी स्पेस होता है वो अलग होता है। मिसाल के तौर पर हमने लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल बनाई थी S1, S2 और S3, S4, इस तरह के हमने 3-4 ऑब्जेक्ट बनाए थे, लेकिन सब का रोल नंबर डिफरेंट था। ऑफ कोर्स हर स्टूडेंट का रोल नंबर डिफरेंट होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ही स्पेस हो और उसी के अंदर हम सारों के रोल नंबर स्टोर करें या किसी एक का हो फिर बाकियों का भी वही अज्यूम कर लें। ये नामुमकिन चीज़ है। तो तब हमने कहा था कि हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होता है। यानी जब मैं S1 की बात कर रहा होता हूँ तो बेसिकली ऑब्जेक्ट S1 के मेमोरी स्पेस में जाके वहाँ से डाटा उठा के लेके आता है। जब मैं S3 की बात कर रहा होता हूँ तो S3 में क्या होगा कि S3 की मेमोरी में जाएगा और वहाँ से डाटा रिट्रीव करेगा या उसकी मेमोरी में स्टोर करेगा। अब ये आप यानी कॉन्सेप्चुअल तो हम इसको देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली देखें यानी इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, तो फिर जो आपका कंपाइलर है या आपका अंडरलेइंग कैसे एक्टिविटी होती है, ये दिस पॉइंटर एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ ये एक्टिविटी होती है। बेसिकली हर यानी करंट ऑब्जेक्ट जो होगा यानी S1, S2, S3 वो ये आपका दिस पॉइंटर होता है, वो ये पॉइंट कर रहा होता है। बेसिकली दिस पॉइंटर हमने खुद से यूज़ नहीं किया, लेकिन जब हम S1 की बात कर रहे होंगे तो कंपाइलर इसके साथ ऑटोमेटिकली दिस पॉइंटर यूज़ कर रहा होता है बैक एंड पे। तो हम भी अब देखेंगे कि वो कैसे यूज़ कर रहा होता है। इन सच केसेस द रेफरेंस टेकन फ्रॉम हिज पॉइंटर लाइक दिस पॉइंटर। एग्जाम्पल अब देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट और उसका ये सेट रोल नंबर फंक्शन है, उसके अंदर हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं रोल नंबर। तो इसकी बॉडी में गए और बॉडी में मैंने कहा रिटर्न दिस, तो क्या होगा कि इसमें जो भी पड़ा होगा वो ये रिटर्न कर देगा। इसी तरह सेट नेम है तो उसको मैंने कहा कि ये रिटर्न कर दो दिस। तो ये यानी S1 का अगर सेट नेम होगा तो S1 का पॉइंटर रिटर्न करेगा, S2 का अगर होगा तो S2 का रोल नंबर जो है उसका पॉइंटर ये रिटर्न करेगा, S3 का अगर होगा तो S3 का पॉइंटर जो है वो रिटर्न करेगा। ये रन टाइम पे एक्टिविटी हो रही होती है। मेन फंक्शन में अब मैंने वही बात कर रहा हूँ कि मैंने बनाया A स्टूडेंट और B स्टूडेंट।
मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ए स्टूडेंट के ऊपर कह रहा हूँ सेट नेम, तो यहाँ पे अहमद, और मैंने ये बी को दे दिया, तो अहमद सेट होगा और बी को रिटर्न हो जाएगा। लेकिन बी को क्या रिटर्न होगा? ए स्टूडेंट का नेम, रेफरेंस जो है, एड्रेस जो है वो रिटर्न होगा बी के अंदर। इसी तरह आप देखें कि मैं कह रहा हूँ कि ए स्टूडेंट डॉट सेट रोल नंबर डॉट सेट नेम डॉट सेट रोल नंबर, तो बी स्टूडेंट को जो है वो मैंने वो दे दिया। तो यहाँ पे अब जो है आप देखें कि कितनी आसानी से ये दिस पॉइंटर ये सेट रोल नंबर यहाँ से लेंगे और उसका नाम अली सेट होगा और ये फिर हम बी स्टूडेंट को दे देंगे। तो इस तरीके से आप देखें कि बी स्टूडेंट का भी रोल नंबर 2 हो जाएगा और उसका नाम भी जो है वो अली हो जाएगा। तो ये दिस पॉइंटर की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, आज भी हमने इसकी एग्जांपल देखी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप समझ गए होंगे और इसको आप अच्छे तरीके से देखेंगे। आगे चलते हैं और आगे एक इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं जो कि सेपरेशन ऑफ इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन है। आपको याद होगा कि शुरू के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के कॉन्सेप्ट में हमने बात की थी इंटरफेस की और इम्प्लीमेंटेशन की। एक रूल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कि सेपरेशन ऑफ द इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। कहने का मतलब ये है कि हमारे सिस्टम का जो इंटरफेस है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन से सेपरेट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरफेस जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता हो। ये वो जो यूज़र है जो इंटरफेस को यूज़ कर रहा है उसको इंटरफेस देख के ये समझ आ जाए कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। मैंने आपको कहा था कि हम फ़र्ज़ करें गाड़ी की कोई ब्रेक पुश करते हैं या कोई एक्सेलरेटर जो है उसका प्रेस करते हैं, तो हमें इंटरफेस दिया गया है कि ये ब्रेक है, इसको मैंने पुश करना है तो ब्रेक अप्लाई हो जाएगी। लेकिन वो कैसे अप्लाई होती है ये उस इंटरफेस को नहीं पता, वो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल होती है। वो किसे पता है? वो जाहिर है जिसने उस गाड़ी को बनाया है, जिसने उसकी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, वो बेहतर जानता है। इसी तरह हमने एग्जांपल ली थी फ़ोन कॉल की, यानी आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर कॉल प्लेस करते हैं, नंबर डायल किया और कॉल प्लेस कर दी। कॉल प्लेस करने के लिए आपको एक बटन दिया जाता है, वो उसका इंटरफेस होता है। अब आप जब बटन प्रेस करते हैं वो हिट करता है और फिर आगे कॉल जो है वो प्लेस हो जाती है, डायल हो जाती है। मुझे ये बताएं कि क्या उस बटन को पता है कि कॉल कैसे ये प्लेस होगी? आपको पता है कि कॉल कैसे प्लेस होती है? अंदर उसका मैकेनिज़्म क्या है? ट्रांसमीटर को क्या मैसेज जाता है, रिसीवर को क्या मैसेज जाता है, अंदर बोर्ड में क्या सिग्नल पासिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें आपसे हाइड कर दी गई हैं। तो आजकल ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि हम इंटरफेस को अलग रखें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को अलग रखें। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमारा इंफॉर्मेशन हाइडिंग को यूज़ करके इस्तेमाल होता है। और भी इसमें काफ़ी एक्सपेक्ट हैं, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात करेंगे। द पब्लिक मेंबर्स फंक्शन एक्सपोज बाय द क्लास इज कॉल्ड इंटरफेस। देखें, हमने एक प्राइवेट मेंबर्स बनाए, रोल नंबर, नेम, एज। हम क्लास से बाहर किसी भी यूज़र को ये एक्सेस नहीं देते कि वो रोल नंबर को डायरेक्ट एक्सेस करके उसमें वैल्यू डाल दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन ये काम हम करते हैं, बल्कि यूज़र को कहते हैं कि भाई ये इंटरफेस लो और इसके ज़रिए वैल्यू जो है वो पास करो। जैसे हम सेट रोल नंबर की बात कर रहे थे, जैसे हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू बात कर रहे थे, जैसे हम सेट नेम की बात कर रहे थे, वो इंटरफेस हम पब्लिक में देते हैं ताकि यूज़र उनको यूज़ करके वो वैल्यूज़ पास कर सके। डायरेक्ट वो रोल नंबर को एक्सेस नहीं कर सकता, डायरेक्ट वो नेम को एक्सेस नहीं कर सकता, और इसी तरह जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होंगे उनको भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। जस्ट ओनली द जस्ट पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर पाएगा। सेपरेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द इंटरफेस इज़ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म जो हम आप इसके ऊपर तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, तो वो चीज़ें इस तरीके से होती हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं एक शॉर्टली। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं ये अब आप बेहतर तरीके से जानते हैं मैथमेटिक्स के हवाले से। जो आयोटा फॉर्म में लिखे जाते हैं
तो यहाँ पे अब आप देखें जो उसकी एलर फॉर्म है वो हमारे पास z = x + i है, और उसकी यहाँ पे फेज़र फॉर्म है ये अब आपके सामने है। ये मैथमेटिक्स में आप पहले मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ चुके हैं, तो इसके ऊपर तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसको प्रोग्रामिंग में लेके चलता हूँ। यहाँ पे अब आप देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे क्लास मैंने यहाँ पे शो की है। आपके सामने दो डाटा मेंबर्स हैं, फ्लोट x और फ्लोट y, और नीचे जो है वो मेंबर फंक्शंस हैं, फ्लोट गेट x गेट y, और एक पैरामीटर यहाँ पे मेंबर फंक्शन है सेट नंबर का जिसमें हम ये दो फ्लोट i और j पास कर रहे हैं जो कि एज ए पैरामीटर के तौर पे आएंगे। उसके बाद हम न्यू इम्प्लीमेंटेशन में देखें मैंने क्या किया है, यहाँ पे फ्लोट z और फ्लोट थीटा दे दिया है, यानी वो जो एलोर फॉर्म है उसके लिए ये क्लास बनाई है, जो फेज़र फॉर्म है उसके लिए ये क्लास बनाई है। तो फ्लोट थीटा x देखें, दोनों ये जो एक्सप्रेशन मैंने आपको दिखाई हैं इन दोनों का काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना या फाइंड करना। अब आप उसको थीटा से कर लें या उसको आयोटा फॉर्म से कर लें, ये अब आप बेहतर जानते हैं। तो उनकी दोनों नई फॉर्म है। अब आप ये देखें कि पहले जो ओल्ड इम्प्लीमेंटेशन थी, यानी फ़र्ज़ करें दो नंबर्स का कॉम्प्लेक्स नंबर आप ढूंढना चाहते हैं, आपको इंटरफेस दिया गया है कि भाई यहाँ नंबर एंटर करें, आप उसके कॉम्प्लेक्स नंबर जान पाएंगे। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में पहले ये ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, तो मुझे ये बताएं कि कल को ये नई टेक्नोलॉजी आ गई, यानी ये वाली, ये मैंने उठा के उसकी जगह रिप्लेस कर दी, तो मुझे ये बताएं कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने का जो तरीका होगा, यानी वो जो डिस्प्ले यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आप मतलब ढूंढते हैं या उनको ऐड करते हैं वो उससे चेंज होगा, ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ये तो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है। ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली डिटेल है जो चेंज हो सकती है, इंटरफेस को चेंज नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली ये बात हम करना चाह रहे हैं। इंटरफेस क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि हमने इसको सेपरेट किया हुआ है। ये सेपरेशन ऑफ द इंटरफेस एंड द इम्प्लीमेंटेशन और द डिफरेंट थिंग। इम्प्लीमेंटेशन अगर चेंज होगी तो इंटरफेस चेंज नहीं होता। वही एग्जांपल मैं आपको शुरू के लेक्चर में दी थी कि गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करने का मेथड जो भी हो, आपको तो नहीं पता उसका, शायद जो आने वाले मॉडल्स हैं उनमें ब्रेक का जो यानी अंदर टेक्निक है या कोई टेक्निकल डिटेल है वो बदल जाए, लेकिन इंटरफेस तो वही चलता आ रहा है। नीचे आपको वही पैडल दिया जाता है, वही एक्सेलरेटर दिया जाता है जो आप यूज़ करके ईज़िली कर लेते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि 10 साल पहले ब्रेक का क्या मैकेनिज़्म था, 10 साल पहले एक्सेलरेशन का क्या मैकेनिज़्म था, ये आज नहीं होता। तो इसी तरह कॉल प्लेस करने की मैं भी एग्जांपल दे सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम अपने तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन बदल जाया करती है लेकिन इंटरफेस जो है वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लें क्लास कॉम्प्लेक्स की, यानी मैंने ओल्ड डिटेल बताई यहाँ पे फ्लोट x और फ्लोट y, और ये वही मैंने मेथड लिख दी है। बेसिकली आप यहाँ पे देखें सेट रोल नंबर एओटा आया है और वो मैं x को दे देता हूँ, और ये जो फ्लोटिंग पॉइंट आया है ये y को दे देता हूँ। ये बेसिकली वही इमेजिनरी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये हमारी ओल्ड इम्प्लीमेंटेशन है। न्यू इम्प्लीमेंटेशन भी देख लें, ये देखें वो थीटा वाली, तो बिल्कुल क्या चेंज हुआ, यहाँ पे हम ए आर कैटन जो है मालूम कर रहे हैं, 10 मालूम कर रहे हैं जे और आई को डिवाइड करके, और फिर हम ये ज़ाहिर है अब आपको मैथ का पता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने का ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये मेथड है। तो अब आप देखें इन दोनों का काम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन करना। मुझे आप ये बताएं कि क्या इस यानी कॉम्प्लेक्स नंबर दो ऐड करना हो, दोनों की रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे थीटा से की गई हो या ओल्ड टेक्नोलॉजी से की गई हो, कॉम्प्लेक्स नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। यूज़र तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेगा या वो ऐड करेगा, उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि पीछे क्या चल रहा है उसके। तो ये न्यू इम्प्लीमेंटेशन अब ऐड कर दी हमने, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये आपका जो सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होता है। एडवांटेज क्या है जी इसका, यूज़र इज़ ओनली कंसर्न अबाउट द वे एक्सेसिंग इन दैट इंटरफेस। यूज़र को गर्ज इससे होती है कि मैंने उसको एक्सेस कैसे करना है, उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि पीछे इम्प्लीमेंटेशन में क्या चल रहा है, वो चेंज होती है या नहीं होती,
5 साल बाद चेंज होगी या 2 साल बाद चेंज होगी, क्या होगी, या अब तक कितना चेंज हो गया है, दैट इज़ नॉट कंसर्न अबाउट द यूज़र. User has no concern about the internal representation and implementation of the class. यूज़र को इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से और क्लास की इम्प्लीमेंटेशन से कोई कंसर्न नहीं है, उसको सिर्फ कंसर्न है तो इंटरफेस के साथ है. हाँ, इंटरफेस ईजियर होना चाहिए और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, वो एक और बात है, लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो आप समझ गए होंगे. अब ये जो सेपरेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है और इंटरफेस है, ये हम C++ में कैसे कोड करते हैं, इसको हम कैसे करें. बेसिकली जावा और जो C# हैं उनके अंदर तो इसके ऊपर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन C के अंदर हम देखते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं. यूजुअली फंक्शंस आर डिफाइन द इम्प्लीमेंटेशन इन CPP फाइल. बेसिकली जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो सोर्स फाइल होती है और सोर्स फाइल को हम .cpp फाइल कहते हैं और फिर हम उसको कंपाइल करते हैं. लेकिन अब हमने 2 फाइलें बनानी हैं. हमने जो क्लास की इम्प्लीमेंटेशन है या फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन है वो हम एक फ़ाइल में रखेंगे और उस फाइल को हम कहेंगे .cpp. और क्लास की जो डिक्लेरेशन है या क्लास के अंदर मेंबर्स हैं, क्लास के अंदर जो चीज़ें हैं वो हम अलग फ़ाइल में बनाएंगे और उसको हम सेव करेंगे .h के साथ, यानी हेडर फाइल के साथ. फिर हम क्या करेंगे, उस फाइल को यानी ये जो .h वाली फ़ाइल है ये अपने प्रोग्राम में शुरू में इंक्लूड कर लेंगे. जैसे कि आप IO स्ट्रीम में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं, वहीं पे आप शार्प इंक्लूड और नीचे xy.h फाइल आपने जो बनाई थी वो, इसको देख लें. मैंने यहाँ पे student.h बनाई. student.h में क्या पड़ा हुआ है जी, जस्ट डिक्लेरेशन है. क्लास का नाम, डाटा मेंबर्स प्राइवेट है तो ये उसका नाम, पब्लिक है तो ये, मैंने इनकी कोई डेफिनेशन नहीं दी, ये मैं वहाँ CPP फाइल में दूंगा. तो ये क्लास, ये हेडर फाइल है. अब .cpp में देखें मैंने शो ऊपर इंक्लूड कर ली शार्प इंक्लूड और डबल कोट्स में मैं लिखूँगा student.h, तो ये मेरी इंक्लूड हो जाएगी. और उसके बाद मैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन दूंगा सेट रोल नंबर की, जिसको मैं डिक्लेयर इस फाइल में करके आया हूँ बेसिकली. और इसी तरह दूसरे गेट रोल नंबर और ये सारी चीज़ें इनकी इम्प्लीमेंटेशन दूंगा. और आखिर में एक तीसरी फ़ाइल आप बनाएंगे जो कि आपके ड्राइवर CPP होगी, यानी टेस्ट, यानी मेन फंक्शन वाली क्लास बनेगी, मेन फंक्शन वाली फ़ाइल बनेगी. इसका नाम आप ड्राइवर रख लें या मेन या रख लें या टेस्ट रख लें, तो ये आपने मर्ज़ी है. ड्राइवर आमतौर पर यूज़ होता है, यानी एक टर्म है जो कि इसी क्लास के लिए यूज़ होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यही लिखा है. यहाँ पे अब आप देखें student.h को इंक्लूड करेंगे और मेन फंक्शन में आप जो है वो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फाइनली जो है वो आप उसके अंदर काम कर सकते हैं. तो ये मैं अब आपके लिए एज ए टास्क दे रहा हूँ, बल्कि ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है. आपने मुझे यानी कोई भी प्रोग्राम लेना है जो अभी तक हमने बनाए हैं उनमें से या खुद से, उनकी तीनों फाइल्स मुझे बना के सेंड करनी है कि ये उनका कोड है, यानी तीनों यानी हिस्सों का. ये कोड तो यहाँ पे सिर्फ सिंटैक्स आपको बताया गया है, मेजर कोड जो है वो आपको नहीं बताया गया. आप अपनी बुक से कोई एग्जांपल लें, उसको आपने इन तीनों फाइल में कन्वर्ट, पहले आप खुद कंप्यूटर पे बनाएं डेव C++ में, फिर मेरे पास वो आप एक वर्ड फाइल में मुझे ईमेल करेंगे. ईमेल एड्रेस जो है वो आप नोट कर लें, mss.zahidnawaz@gmail.com. तो ये मुझे आप इस पे अपनी असाइनमेंट जो है वो आप 10 यानी ये आपकी 10 जो जुलाई है वो आपकी लास्ट डेट है, उसको मुझे उस डेट पे आपने मुझे वो सबमिट करवानी है. आगे चलते हैं. कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं. कॉन्स्ट का कीवर्ड है, ये अब आप C में भी यूज़ कर चुके हैं. वेरिएबल भी कांस्टेंट बना सकते हैं. देयर आर फंक्शन दैट मीन्स टू नॉट रीड ओनली, यानी ये ऐसे मेंबर फंक्शंस होते हैं जस्ट वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं, हम उसके ज़रिए राइट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते. देयर मस्ट एग्जिस्ट ए मैकेनिज्म टू डिटेक्ट एरर इफ़ द सच एज एक्सीडेंटली चेंज द डाटा मेंबर, यानी कोई शख्स आ गया, उसने डाटा चेंज करने की कोशिश की या आपने ख़ुद चेंज करने की कोशिश की, तो ये मुझे एरर देंगे कि भाई आप इनको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस हैं. तो इसको कैसे बनाते हैं जी, कॉन्स्ट के कीवर्ड से एट द एंड ऑफ द पैरामीटर लिस्ट. ये डिक्लेरेशन देख लें इसकी. क्लास मैंने बनाई, कोई भी क्लास का नाम है,
यहाँ पे देखें कि ये रिटर्न वैल्यू एक मेंबर फंक्शन है, मैंने इसको कॉन्स्ट बना दिया। बेसिकली कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन हम उनको बनाएंगे जो वैल्यूज़ रीड कर रहे होंगे, राइट में नहीं करेंगे। राइट में तो हम ज़ाहिर है चेंज करना चाहते हैं, रीड में नहीं करना चाहते। डेफिनेशन यहाँ पे देख लें, ये मैंने डिक्लेरेशन दी और क्लास के बाहर मैं स्कोप रेजोल्यूशन से यहाँ डिफ़ाइन करूँगा। तो ये कॉस्ट मेंबर फंक्शन दिया और मैंने इसकी बॉडी दी, ये जर्नल सिंटेक्स है, ये आपके सामने है, इसको आप नोट कर लें। एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये स्टूडेंट है तो मैंने यहाँ पे गेट रोल नंबर कहा और इसको मैंने कॉस्ट डिक्लेयर कर दिया। क्यों किया? ताकि ये मुझे रोल नंबर दे, इस रोल नंबर में कोई चेंज ना कर सके क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। तो ये मेरी डेफिनेशन में डायरेक्ट रोल नंबर रिटर्न कर दूंगा। अब ये रोल नंबर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वही जाएगी, कोई इसको दरमियान में या ख़ुद से बाद में चेंज नहीं कर सकेगा क्योंकि मैंने इसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे अब जो है वो कांस्टेंट फंक्शन मेंबर फंक्शन कैन नॉट मॉडिफाई द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की स्टेट नहीं चेंज हो कर सकेंगे। दैट इज़ द रीड ओनली प्रॉपर्टी, ये जस्ट रीड किया जा सकता है। एरर्स ड्यू टू द टाइपिंग आल्सो कॉल्ड द कंपाइल, इसमें जो एरर्स हैं वो कंपाइल टाइम पे ही आ जाते हैं। अगर यूज़र कोई गलती करने की कोशिश करता है रन टाइम पे तो वो रीड ही नहीं कर सकता, यानी वो राइट ही नहीं कर सकता। यहाँ पे आप देखें कि मैंने यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप बूल रखी है। बूल एक नई रिटर्न डाटा टाइप है जिसका वैल्यूज़ हैं ट्रू और फॉल्स। मैंने यहाँ पे इस रोल नंबर कहा कि रोल नंबर क्या मेरा ओरिजिनल रोल नंबर, ये जो नया रोल नंबर है ये उसके बराबर है। अगर तो बराबर है तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, अदरवाइज़ मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि मैं अब चेक कर रहा हूँ कि रोल नंबर जो मेरे पास आया है क्या मेरे पास जो इस स्टूडेंट का रोल नंबर है उससे मैच करता है। अगर तो ये मैच कर जाएगा तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा ट्रू, अदरवाइज़ अगर मैच नहीं करता तो जाहिर है किसी ने दरमियान में उसमें चेंज किया है करने या किसी ने, तो वो फिर वो ओरिजिनल रोल नंबर नहीं है, वो फेक है, तो फिर हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। तब ये हमारा देखें तो किसी इजीली हम वो चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। अनडिटेक्टेड टाइप मिस्टेक, फर्स्ट करें रोलर जो है वो मैच किया, रिटर्न ट्रू और फॉल्स। यानी अगर फर्स्ट करें यूज़र ने गलत रोल नंबर एंटर कर दिया, यानी -1 एंटर, जैसे -20 लास्ट भी हमने केस में एग्जांपल देखी थी, वो एंटर कर दिया तो वो भी नहीं चलेगा। उस केस में भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ओरिजिनल रोल नंबर से तो मैच ही नहीं कर रहा, वो तो मैच नहीं कर रहा तो फिर इसलिए वो एरर होगा। यहाँ पे यानी रोल नंबर, उसके बाद आप देखें कंपाइलर टाइम एरर में यहाँ पे यूज़र जो है ये एरर दे देगा, यानी कंपाइल टाइम पे एरर दे दे अगर आप इसको कांस्टेंट बनाइए। इस लास्ट केस में देखें कि मैंने इनको कांस्टेंट नहीं बनाया था, ये लास्ट वाले केस में इसमें भी कांस्टेंट नहीं बनाया था, लेकिन आखिरी एग्जांपल में मैं इसको कांस्ट बना रहा हूँ। यहाँ पे देखें अब क्या होगा, अब वो तो रन टाइम पे पकड़ेगा, ये आपका कंपाइल टाइम पे एरर पकड़ा जाएगा कि भाई आपने ये वैल्यू जो दी है वो चेंज करके दी है, वो कांस्टेंट थी आपने उसको चेंज किया है, लिहाजा माजरत यहाँ पे कंपाइल एरर आ जाएगा आपका। कॉन्स्ट फंक्शन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी द कांस्टेंट, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को हम एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये बात आपने याद रखनी है, दैट इज़ द रूल। और कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर आर यूज टू मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट, वही बात है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को ये अलाउ होता है कि ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करते हैं वेल डिफाइंड स्टेट में, इसलिए हम कांस्टेंट अगर कर देंगे तो वो तो चेंज ही नहीं कर पाएंगे, तो ये आपने याद रखना है। वही देखें कि क्लास टाइम की मैंने बनाई, टाइम को मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर किया करने की, बल्कि कोशिश की डिस्ट्रक्टर को भी करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे आपका कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर, कि भाई ये अलाउड नहीं है। कांस्टेंट मेंबर फंक्शन कैन नॉट चेंज द डाटा मेंबर, वही के डाटा मेंबर्स को वो चेंज नहीं करते। कांस्टेंट मेंबर फंक्शन कैन नॉट एक्सेस द नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। एग्जांपल देखें कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक नेम का वेरिएबल बनाया एज ए पॉइंटर, अंदर गया तो मैंने एक फंक्शन बनाया। यहाँ पे देखें अब मैंने यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन बनाया। अब मैं डायरेक्ट जाके देखें ये मैंने कांस्टेंट बनाया है, लेकिन गेट नेम को जाके मैं चेंज कर रहा हूँ, यानी सेट नेम अहमद कर रहा हूँ, ये एरर है क्योंकि आप इसमें कांस्टेंट कर चुके हैं और इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, मैं ये पहले बता चुका हूँ। दिस पॉइंटर और कांस्टेंट मेंबर फंक्शन का कोई रिलेशनशिप बनता है। दिस पॉइंटर इज़ पास टू ए कांस्टेंट पॉइंटर टू कॉन्स्ट डाटा इन द केस ऑफ कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे कांस्टेंट स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ दिस, तो यहाँ पे मैं उसको कांस्ट कर दूँगा इंस्टेड ऑफ यहाँ पे मैं स्टूडेंट नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे भी कांस्टेंट लगाऊँगा तो यहाँ पे भी लगाऊँगा। तो
तो ये दिस पॉइंटर के साथ जो है वो इसका यूज़ है, तो ये आप देख लेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। हमने बेसिकली आज के लेक्चर में दिस पॉइंटर का इस्तेमाल दोबारा देखा, और फिर उसके बाद हमने बात की सेपरेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरफेस, और उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल्स देखी डिटेल से, बल्कि C++ में तरीक़ाकार देखा। आपको असाइनमेंट भी दी जो कि 10 जुलाई तक आपने सबमिट करानी है, और लास्ट में हमने बेसिकली कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस देखे जिसका क्या रोल है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।